आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य का महाअभ्यास कर रहे हैं और कुल हमने 4 क्लासें पढ़ ली। आज हमारी 5वीं जो क्वेश्चनोत्तरी की जो क्लास है वो चल रही है। तो आइए हम बिना किसी देरी की हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हम हिंदी साहित्य और इतिहास के प्रश्न हैं वो कर रहे हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है, किसने हिंदी को अंग्रेज़ों के द्वारा परिष्कृत भाषा है वो कहा है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो परिष्कृत भाषा है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल मानने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ को क्या संज्ञा है वो दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्होंने जो ग्रियर्सन के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था उसको बड़ा व्रत संग्रह मात्र कहकर के पुकारा है। अगला प्रश्न है वो यह है, मिस्र बंधुओं का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। मिस्र बंधु का जन्म कहाँ पर हुआ था। इंतोजा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब करवाया गया था। प्रथम जो 3 भाग है उसका प्रकाशन 1913 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद का चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1934 के अंदर। कहने का मतलब पहले के इसमें कुल 4 भाग निकाले गए थे और 2 भागों में 4 संस्करण भाग, तो कुल 4 भागों के अंदर इसको निकाला गया था और संस्करण है 2 संस्करणों में। प्रारंभ के जो 3 भाग है वो 1913 ईस्वी के अंदर और चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी के अंदर है वो निकाला गया था। अगला प्रश्न, तीनों मिस्र बंधु भाइयों में हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वाधिक योगदान किसका था। तीनों मिस्र बंधु भाई थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनमें से जो सर्वाधिक योगदान है हिंदी साहित्य के अंदर वो गणेश बिहारी मिश्र ने सर्वाधिक योगदान है वो दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में समयावधि सहित काल विभाजन करने की सर्वप्रथम शुरुआत किसके द्वारा है वो की गई थी। सबसे पहली शुरुआत मिस्र बंधु भाइयों ने वो की थी। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि मिस्र बंधु विनोद नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा खोज कार्य कब किया गया था। यानी मिस्र बंधु विनोद है ग्रंथ, उसका जो खोज कार्य है वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था और वो कब किया गया था 1900 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक खोज का कार्य है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वृतांत्मक इतिहास की रचना में पढ़ने को मिलती है हमें। मिस्र बंधु विनोद है, मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई जो रचना जिसका नाम मिस्र बंधु विनोद है। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना की पुस्तक है जिसका नाम हिंदी नवरत्न है का समय क्या है और कितने कवियों का वर्णन इसके अंदर है वो मिलता है। हिंदी नवरत्न है उसका समय 1910 ईस्वी है और 9 सर्वश्रेष्ठ कवियों का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के कितने संस्करण निकाले गए थे। जो हिंदी नवरत्न है उसके कितने संस्करण है वो निकाले गए थे। कुल 4 संस्करण निकाले गए थे। अगला प्रश्न है,
हिंदी के चारों संस्करणों में पहला संस्करण कब एवं कितने कवि सम्मिलित यानी कब निकाला गया था और उसके अंदर कुल कवि कितने थे? पहला संस्करण है वो 1934 ईस्वी के अंदर निकाला गया था और उसके अंदर 9 कवि थे। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न में चारों संस्करणों में पहले संस्करण में कौन कौन से कवि सम्मिलित किए गए थे? उत्तर है कवि तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण, मतीराम, केशव चंद्र बरदाई और हरिश्चंद्र। इसके अंदर कुल 9 कवियों को शामिल किया गया था। तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, देव हैं, बिहारी हैं, मतीराम है, भूषण है, केशवदास है, चंद्र बरदाई और हरिश्चंद्र। इसका मतलब कबीर को स्थान इन्होंने है वो नहीं दिया गया था, इन्होंने नहीं दिया कबीर को स्थान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन है। हिंदी रत्न 1910 रचना के प्रथम संस्करण 1934 में कबीर को स्थान है वो नहीं दिया गया। हमें पहले ही प्रश्न में देखा कि कबीर का नाम है वो नवरत्नों के अंदर नहीं आया था, तो कबीर का नाम है उनको स्थान 1934 में जो प्रथम संस्करण निकाला था उसके अंदर इन्होंने स्थान नहीं दिया गया। अगला ऑप्शन हिंदी नवरत्न का दूसरा संस्करण 1940 में निकाला गया जिसका कबीर को 7वें स्थान पर है वो रखा गया था। भूषण तीसरा ऑप्शन है कि भूषण और मतीराम दोनों भाइयों को त्रिपाठी बंधु लिखकर एक कर दिया गया था। यानी अगर कबीर को स्थान अगर 7वें नंबर पे दिया है इन्होंने तो फिर 9 की जगह 10 कवि हो जाते, तो इन्होंने कबीर को 7वें नंबर दूसरा संस्करण निकाला था 1940 में 7वें स्थान पे दिया। और जो त्रिपाठी बंधु थे भूषण और मतीराम दोनों भाई थे जिनको दोनों भाइयों को त्रिपाठी बंधु लिख करके एक कर दिया गया था। यह भी ऑप्शन सही है, 2 नंबर भी ऑप्शन सही है। हमारा चौथा ऑप्शन है वह है कि हिंदी नवरत्न के तीसरे संस्करण 1943 में और चौथे संस्करण 1944 में कबीर को तीसरे स्थान पर रखा गया, यानी पहले में स्थान नहीं दिया गया। दूसरा अगर संस्करण निकाला गया तो उसके अंदर कबीर जी को 7वें स्थान पर रखा गया। उसके बाद भूषण और मतीराम दोनों भाई थे जिनको त्रिपाठी बंधु लिख करके एक कर दिया गया। अब जो हिंदी नवरत्न है उसका जो तीसरा संस्करण है 1943 में निकाला उसमें भी, और चौथा संस्करण 1944 में जो निकाला था उसमें कबीर को तीसरे स्थान पर है वो रखा गया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई है। उपयुक्त सभी यानी चारों ऑप्शन है वो सही है, चारों ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी नवरत्न रचना में मिस्र बंधुओं में देव को किससे बड़ा माना है? हिंदी नवरत्न रचना है, मिस्र बंधुओं ने जो देव को किससे बड़ा है वो माना है? बिहारी से, इन्होंने बिहारी से बड़ा है वो देव को माना है। अगला प्रश्न है देव बड़े या बिहारी विवाद उत्पन्न किसने किया था? देव बड़े या बिहारी, इसका विवाद है वो मिस्र बंधु भाइयों ने उत्पन्न किया था। अगला प्रश्न देव बड़े या बिहारी विवाद में कितने कवियों ने भाग लिया था? यानी उस समय एक होड़ सी मची थी, कोई तो देव को बड़ा बता रहा था और कोई है वो बिहारी को बड़ा बता रहा था। तो उस समय एक विवाद उत्पन्न है वो मिस्र बंधुओं ने उत्पन्न कर दिया। तो उसके अंदर कुल कितने कवियों ने भाग लिया? 4 कवियों ने है वो भाग लिया था। अगला प्रश्न है पद्म शर्मा कमलेश ने किसे बड़ा माना है? जो पद्म शर्मा कमलेश ने किसको बड़ा माना है? तो वो बिहारी को बड़ा मानते हैं। जहाँ पर मिस्र बंधु, जितने भी मिस्र बंधु हैं उन्होंने तो देव को बड़ा माना, अन्य का नाम 2 अन्य कवि हैं उन्होंने देव को बड़ा माना है, बिहारी को बड़ा माना है। अगला प्रश्न है वह है कि डॉक्टर पद्म शर्मा कमलेश की रचना, डॉक्टर पद्म शर्मा इनका कमलेश है वो उपनाम है। पद्म शर्मा कमलेश की जो रचना है
उसका क्या नाम है? बिहारी सतसई की भूमिका। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बिहारी सतसई की भूमिका रचना के रचनाकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका, इन्होंने लिख करके बिहारी को देव से बड़ा माना है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है लाला भगवान दीन ने किसे बड़ा माना है? लाला भगवान दीन ने भी बिहारी को बड़ा माना है। अगला प्रश्न है कि भगवान दीन की रचना का क्या नाम है? बिहारी और देव। एक तो बिहारी सतसई की भूमिका और एक बिहारी और देव, लाला भगवान दीन की रचना है। अगला प्रश्न वह कि हिंदी नवरत्न रचना 1910 में वर्णित कवियों को कितनी तरह में बांटा? इसका मतलब हिंदी जो नवरत्न रचना है इसका जो समय 1910 है, इसके अंदर 3 तरह थी। एक तो लघुत्रयी, 3 तरह थी, जिसमें पहली है लघुत्रयी, मध्यम त्रयी और दीर्घत्रयी। लघुत्रयी, वृहत्रयी, मध्यम त्रयी, यानी 3 त्रयों के अंदर इन्होंने बांटा था 1910 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है वो कि निम्नलिखित कथनों में से सही है, हमें सही कथन को है वो चुनना है। लघुत्रयी हरिश्चंद्र, मतीराम और चंद्रवरदाई। लघुत्रयी में हरिश्चंद्र, मतीराम और चंद्रवरदाई। बृहत्त्रयी भूषण, बिहारी, भूषण और केशव। और मध्यम त्रयी के अंदर बिहारी है, भूषण है, केशव और तुलसीदास देव। उपयुक्त में सभी सही है, यानी ऊपर में जो लिखे हुए हैं उपयुक्त में सभी सही है। बीबी के एचएम बीबी। वृहत्त्रयी, इसमें चारों ऑप्शन है वो सही है। हम आप सभी के सामने ये ट्रिक लेके हाजिर हूँ। इस ट्रिक के अंदर यह है कि बीबी के एचएम चौधरी थे जो बड़ी एसटीडी पे रहते थे। बीबी का मतलब वृहत्त्रयी, सबसे पहले वृहत्त्रयी, उसके बाद लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, मध्यम त्रयी, लघुत्रयी। तो वृहत्त्रयी है उसके अंदर बी का मतलब भूषण, वृहत्त्रयी, बिहारी, भूषण और केशवदास। एचएम का मतलब हरिश्चंद्र, मतीराम, चौधरी का मतलब चंद्रवरदाई हो गया। बड़ी का मतलब एसटीडी पे, बड़ी का एसटीडी पे रहते थे, एसटीडी पे रहते थे। बिहारी, भूषण, केशव और तुलसीदास रहते थे। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है, मिस्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन के लिए सही कथन है। 4 कथन दिए गए थे, उनमें से वन लाइनर बना करके आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। यानी 5 भाग एवं 8 कालखंडों के अंदर इन्होंने विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल को कितने भागों में बांटा? यानी 700 विक्रम संवत से लेकर के 1400 विक्रम भी है, यानी विक्रम संवत से इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला है जिसको पूर्व आरंभिक काल का, दूसरा भाग जिसे आरंभिक काल का है। जो पूर्व आरंभिक काल है उसमें 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक। आरंभिक काल है 1343 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है वो ये है कि मिस्र बंधुओं के काल विभाजन के कथनों पर विचार करें एवं सही को चुने। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन के कथनों को माध्यमिक काल 1444 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक। दूसरा है अलंकृत काल 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक। तीसरा परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल जो चौथा है वो 1926 विक्रम संवत से अब तक। तो माध्यमिक काल है जिसको इन्होंने 1445 से 1680 विक्रम संवत, बिल्कुल सही है। दूसरा है अलंकृत काल 1681 से
1889 विक्रम संवत, यह भी सही है। तीसरा है परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 और आधुनिक काल 1926 से अब तक। इसका मतलब चारों ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद रचना को किस नाम से पुकारा है? मिस्र बंधु विनोद जो रचना है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी भारी वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह के नाम से इन्होंने पुकारा है। अगला प्रश्न है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को क्या कहकर के पुकारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने मिस्र बंधुओं को क्या कहकर के पुकारा है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर के इन्होंने पुकारा है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब एवं कहाँ पर हुआ था? इसका मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका जन्म कब एवं कहाँ पर, यह हमें पूछा है। 1884 ईस्वी अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म है। ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर, पूर्व के अंदर फर्स्ट ग्रेड भर्ती है उसके अंदर आया हुआ प्रश्न है वह है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 1941 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हुई थी। इनका जो जन्म है 1884 में और मृत्यु 1941 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रमुख रचना है उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास रचना का प्रकाशन कब एवं किस नाम से हुआ था? 1929 ईस्वी के अंदर हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका प्रकाशन किया गया था सबसे पहले, उसके बाद इसका प्रकाशित रूप आया था हिंदी। अगला है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशक कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। दोनों प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया था? किस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग है वो किया था। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक रूप और विधेयवादी पद्धति के साथ साथ काल विभाजन डालने वाले प्रथम विद्वान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से और विधेयवादी पद्धति के साथ साथ काल विभाजन डालने वाले प्रथम। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे जिन्होंने वैज्ञानिक रूप और विधेयवादी पद्धति के साथ साथ काल विभाजन किया था। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वैचारिक दृष्टि से प्रतिद्वंदी कौन से कवि है वो रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके वैचारिक दृष्टि से प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनका नाम हजारी प्रसाद है द्विवेदी है। यह प्रश्न पूर्व में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अनेक अवधारणाओं एवं मान्यताओं का तर्क सहित खंडन करने वाले लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। गणपति चंद्र गुप्त जी ने यह कथन है वो कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कॉलेज व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था अभी। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का विषम पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का विषम पितामह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को पहले किस नाम से एवं कब लिखा गया था? हिंदी साहित्य के इतिहास है, इसको पूर्व के अंदर हिंदी साहित्य का विकास 1927 ईस्वी के अंदर इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ के बारे में सही कथन है, सही कथन को चुनना है हमें। पहला ऑप्शन है जनवरी 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1929 ईस्वी पुनः हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, यानी इसको पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से पहले जनवरी में फिर दिसंबर के अंदर इसको फिर से हिंदी साहित्य का विकास जो रामचंद्र शुक्ल जी का है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको पुनः प्रकाशित किया गया था। 1927 में
हिंदी साहित्य का विकास लिखा लेकिन प्रकाशन नहीं हुआ था? यह प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसको जनवरी 1929 के अंदर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो 1927 के अंदर हिंदी साहित्य का विकास है इस नाम से लिखा गया, लेकिन ये प्रकाशन में नहीं आया। ये ऑप्शन सही है। दूसरा, उसके बाद जनवरी 1929 में इसका प्रकाशन किया गया, लेकिन अन्य नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से इसको प्रकाशन किया गया। उसके बाद इसका संशोधित रूप करके इन्होंने निकाला, जो दिसंबर 1929 ईस्वी के अंदर, जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है, वो दिया गया। इसका मतलब हमारा चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संशोधित संस्करण कब निकाला गया था? 1940 ईस्वी के अंदर इसको संशोधित संस्करण है वो निकाला गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का संशोधित 1940 निकाला गया, उसमें किसका उपहास किया गया था? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्यों की को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके इनका उपहास है वो किया गया था। यानी 1940 के अंदर निकाल करके इन्होंने क्या कहा? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, उनको सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा, किस शब्द का प्रयोग है वो किया था? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है वह है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ का द्वितीय संस्करण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन्हें शामिल किया गया और साहित्य इतिहास का प्रारंभ किससे प्रारंभ किया था? इन्होंने सिद्ध, नाथ और जैनियों को शामिल किया, और प्रारंभ है वो सिद्धों की वाणियों से इन्होंने प्रारंभ। सबसे पहले पूर्व में के अंदर इनका जो 1940 में संशोधित संस्करण निकाला गया था, जिसके इन्होंने सिद्धों और नाथों, जैनों को सांप्रदायिक एक शब्द का प्रयोग किया, जिसका नाम सांप्रदायिक शिक्षा, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह करके इन्होंने पुकारा था। अब जैनियों और उन्होंने सिद्धों की वाणियों से प्रारंभ है वो किया था और प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी शब्द सागर क्या है एवं स्थापना किसने की थी? हिंदी शब्द सागर शब्दों का एक पर्यायवाची कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। शब्दों का पर्यायवाची कोश है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की स्थापना कब एवं किसके सहयोग से की थी? 1928 ईस्वी के अंदर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के सहयोग से स्थापना की गई थी। शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर का 1928 में, और श्याम सुंदर दास और रामकुमार वर्मा के सहयोग से। अगला प्रश्न है वह है कि रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, इन तीनों को किसने मिलाया था? यानी रामचंद्र शुक्ल जी, श्याम सुंदर दास और रामकुमार वर्मा, इन तीनों को केशवानंद पाठक जी ने है वो मिलाया था। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न कथनों में से सही कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास से हमें सही कथन को छांटना है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। हिंदी साहित्य के अंदर विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। इस ग्रंथ में लगभग 1000 रचनाकारों का विवेचन किया गया। समालोचनात्मक शैली का प्रयोग कवियों के विवेचन हेतु किया गया। इस ग्रंथ की रचना में केदारनाथ पाठक का सहयोग है वो लिया गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हमें ये प्रश्न है वो पूछा, यानी रचना है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, इस ग्रंथ में लगभग 1000 रचनाकारों का विवेचन किया गया, ये भी सही है। समालोचनात्मक शैली का प्रयोग कवियों के विवेचन हेतु किया गया था। अगला ऑप्शन है, इस ग्रंथ की रचना में केदारनाथ पाठक का सहयोग लिया गया था। चारों ऑप्शन है वो सही है।